अंतरा, अंतरा, हाँ मम्मा। कहाँ चली गई? कब से बुला रही हूँ। कहीं नहीं, बस ऊपर ही गई थी, शायद इसलिए आवाज नहीं आई। बताओ क्या हुआ? ये ले, ये क्या है? तेरे गहने हैं, पहन लेना। मम्मी, पर क्यों यार? आप जानती हो ना मुझे ये सब पहनना पसंद नहीं है। ये काफी है और नहीं पहनने यार। हाँ हाँ, सही कह रही है तू। तू तो हमेशा ही सही होती है, गलत तो हम ही है बेटा। यार मम्मी, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। लाओ दो, अब घूर के मत देखो मुझे। और इतना कहकर मेरी माँ कमरे से निकल गई। मैं बेड पर लेट गई, जहाँ मेरे पुराने गहने बिखरे पड़े थे, और मैंने खुद से कहा, ये लड़के लोग, इन्हें लड़कियां 16 श्रृंगार में चाहिए होती हैं। और अगर इनका बस चले तो खुद तो बनियान और बॉक्सर वे बारात ले जाएं। बाल उलझे हुए, परफ्यूम की जगह डियो छिड़क के, और जूते मोजे अलग अलग, जैसे शादी करने नहीं सुपरस्टार बनने जा रहे हों। बेटा, अगर मेरा बस चले ना, तो इन लड़कों को साड़ियों और गहनों में लपेट के म्यूजियम में रखवा दूं। हमें पापा की परियां कहकर मजाक बनाते हैं, पर खुद का क्या कभी सोचा है? मम्मी के चमगादड़ कहीं के। और एक चमगादड़ के साथ तो मैं सगाई करने जा रही हूं कल। बड़ी जल्दी है इसे शादी की। पहले तो कहता था शादी नहीं करनी, और अब तो जैसे भांग पी ली हो। हाय, काश कोई मेरा सच्चा दोस्त होता। पता लगवाती कि कौन सी भांग फूंकता है, कौन से सस्ते नशे करता है ये। सो जा अंतरा, सो जा। उड़ने दे उस चमगादड़ को। कभी तो दीवार से टकरा के समझेगा, बीवी नाम की चीज में राडार होता है। अपने दिमाग को थोड़ी शांति दे। रोक के ठीक 14वें दिन नवाब ने सगाई की तारीख रखवाई है। मेरी माँ के अनुसार वो तो और भी जल्दी के मुहूर्त के लिए बोल रहा था, लेकिन शुक्र है मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने ये कहकर वक्त मांगा कि थोड़ा समय चाहिए। तो 14वें दिन पर डेट फिक्स हुई। और भगवान का भी शुक्र है कि शादी के लिए कोई मुहूर्त 4 महीने से पहले का नहीं निकला। बेचारा कुछ नहीं कर पाया इसमें। मिले ये लड़का मुझे कहीं अकेले, बताऊंगी इसे मैं फिर, सारा शादी का भूत ही उतार दूंगी इसका। स्टूपिड चमगादड़ कहीं का। मेरे पेरेंट्स के इतने पीछे पड़ने के बाद भी मैं सिर्फ सगाई के एक दिन पहले ही घर आई हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस शादी वादी में, लेकिन मम्मी पापा के लिए तो खुशी खुशी जान भी हाजिर है। उन्हें टेंशन फ्री होना चाहिए। और इन सब विचारों के साथ मेरी आंखें भरने लगी, और मैं अपने Hey होने Google, वाले उस do I have any चमगादड़ missed पति के बारे में messages? बड़बड़ाते हुए सो गई। अगले दिन मैं शोर शराबे की आवाज से उठी। कोई दरवाजा पीट रहा था। जैसे मैं सोई नहीं, मर गई हूँ। मेरे भाई का बेटा, शायद 3 साल का होगा। बोलना ठीक से नहीं आता, फिर भी पूरे दिन बड़बड़ाता रहता है। लेकिन जो भी हो, मेरे भाई बहनों के बच्चे मेरी जान है। अब मुझे अकेले रहते रहते इतनी शांति में रहने की आदत हो गई है कि शोर बर्दाश्त ही नहीं होता, और मैं सबको कूट पीट देती हूँ। मजाक में, सच में नहीं, लेकिन फिर भी आकर मुझसे चिपकते हैं। और इन सब चीजों को देखकर मेरे घर वालों का खूब मनोरंजन होता है। और रहेगी अलग शांति। लेकिन पता है क्या, चाहे जो भी हो, अपनी फैमिली फैमिली ही होती है। लड़ेंगे मरेंगे, फिर एक हो जाएंगे। अजीब है ये दुनिया। मैं गेट नहीं खोलूंगी, थोड़ा सा और चिल्लाने दो उसे, छोटा स्पीकर कहीं का। 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, छेड़ना छिड़ाना, और फिर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे लिए दरवाजा खुला रखना, डार्लिंग। मैं शॉक्ड हो गई। अब ये कौन पैदा हुआ है जो मुझे आदेश देगा? और जैसे ही मैंने टाइपिंग के लिए कीपैड पर उंगलियां रखी, मुझे अचानक याद आया, ये कहीं वो स्टूपिड तो नहीं जो खुद को नवाब समझता है? वही हो सकता है, क्योंकि और कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे मैसेज करने की सोच भी सके। और फिर जवाब बदलते हुए अपने मन में सोचा, बताती हूँ तुझे अब। और मैंने रिप्लाई किया, क्यों नहीं, लेकिन चिंता मत करो। मुझे पता है कि चमगादड़ों को दिन में दिखता नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा पूरी तरह खोल के रखूंगी, ताकि तुम दरवाजे से टकराओ नहीं, डार्लिंग। और मैसेज सेंट। पता है मुझे, बेचारा सदमे में आ गया होगा, सोचा भी नहीं होगा कभी। अब पता चल गया होगा उसे
मैं वो नहीं जो वो सोच रहा है। मैं और जोर से हंसी। मैं तैयार हुई। इस बार मुझे साड़ी पहननी थी। आखिर सगाई है और इस बार कुछ और फैमिलीज भी होंगी। लेकिन मेकअप नहीं, बस बिंदी, कलर्ड लिप ग्लॉस, मेरा फेवरेट काजल, कुछ चूड़ियाँ, गोल्ड पेंडेंट, पतली पायल और हाई नॉटबन में एक पीला गुलाब और हल्का परफ्यूम। बस, और मैं तैयार हो गई। अब बस इंतजार है उस इंसान से तीसरी बार मिलने का जिसने मेरी जिंदगी में बिन पूछे तूफान ला दिए, जबकि उसे अच्छे से पता था कि मैं कैसी शादी चाहती हूँ। फिर भी वो शादी कर रहा है, और वो भी ऐसे जैसे उसे कितनी जल्दी हो कि मैं उसकी बीवी बन जाऊं। पागल है वो। इस इंसान के इरादे सीधे नहीं लगते। कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। बड़ा खुद को नवाब समझता है, लेकिन सच कहूं तो चमगादड़ से ज्यादा कुछ नहीं है वो। हाँ माना, हैंडसम चमगादड़ है। और फिर मैं हंस पड़ी उसके हैरान चेहरे की कल्पना करके मेरे जवाब के बाद। अपने खास नाम का एहसास होने पर इन सब के बीच मेरे गानों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा था। जितनी दफा देखो तुम्हें धर के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। कुछ वक्त और यूं ही गानों के बीच निकल गया। मेरे भाई बहन और मम्मी भी आ गए। मम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, तू सुंदर लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल तैयार हुई है। थोड़ा तो मेकअप कर ले, कम से कम लिपस्टिक ही लगा ले। बेटा, कोई तुझे देखकर नहीं बोलेगा कि आज तेरी सगाई है। पर शुक्रिया मेरे भाई बहनों का। उन्होंने कहा, कोई नहीं मम्मी, इसे जैसे पसंद है इसे वैसे ही रहने दो। अच्छी लग रही है ये। तू यहीं रह, थोड़ा आराम कर। कुछ चाहिए तो बता देना, हम आ जाएंगी तुझे लेने। वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। और इतने में ही मेरा छोटा स्पीकर बड़बड़ाता हुआ मेरे पास आया और मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया। मेरे भाई बहनों ने उनके बच्चों को बाहर जाकर खेलने को कहा ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल सके। पर नहीं, कोई भी चिल्लर कहीं नहीं गई। सब यहीं मंडराने लगे। और आज मुझे उनकी उपस्थिति से कोई परेशानी भी नहीं थी, बल्कि उनकी मौजूदगी मेरी बढ़ती धड़कनों को थोड़ा सा सुकून दे रही थी। अब कमरे में बस मैं थी, मेरी चिल्लर्स जो आपस में ही खेल रहे थे, और मेरा म्यूजिक। मैं अपने भाई बहनों के बच्चों को कभी उनके नाम से नहीं बुलाती। उन सब का मैंने उनकी हरकतों के अनुसार अलग अलग नामकरण किया हुआ है। जब सबको एक साथ बुलाना होता है तो बस मुझे चिल्लर बोलना होता है, और वो सब समझ जाते हैं कि मैं उन्हें बुला रही हूँ। मेरे खुद के कोई बच्चे नहीं हैं, और तलाक के बाद दोबारा कभी शादी न करने के अपने फैसले के बाद कभी होने वाले भी नहीं थे। इसलिए वो सब मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। मैं उन सब से एक जैसा प्यार करती हूँ। और फिर अचानक शोर शराबे में वो पल आ गया जिसे सोचकर ही न जाने क्यों मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। चमगादड़ घर में प्रवेश कर चुका था। इतना शोरगुल सुनकर मेरी चिल्लरें भाग गईं और मैं अकेली रह गई। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या हो रहा है? कहीं वो मुझे कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, सिर्फ उस जवाब की वजह से। यार, टेंशन हो रही है। चाय चाहिए, मुझे अभी चाय चाहिए। मिलने से पहले थोड़ी एनर्जी चाहिए। और जैसे ही सोचा कि किसी को फोन करूं, उससे पहले ही कमरा खुला और मेरे भाई भाभी और 2 जीजू आ गए मुझे नीचे कार्यक्रम में ले जाने। लेकिन नहीं, मुझे तो पहले चाय चाहिए। और मैंने जैसे ही चाय के लिए बोला, सब जोर से हंसने लगे। तभी मेरे बड़े जीजू चिढ़ाते हुए बोले, अरे छोड़ो चाय वाय, नीचे चलो तुम, बस तुम्हारा स्पेशल इंतजार हो रहा है। अर्थ को देखकर लग रहा है तुम्हें आंखों से ही चाय पिला देगा। और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और मुझे भी हंसी आ गई।
लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ही कहती। हम सब नीचे चले गए जहाँ फंक्शन रखा गया था। मैं चाहे जितना भी शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं जी। मेरी धड़कनों ने तो अपनी दुनिया बना रखी थी और ना जाने क्यों मुझे प्यास लगने लगी थी। डर की वजह से गला सूख गया था। हाय रब्बा, मेरे साथ ये सब कुछ ऐसा हो रहा था जैसे मेरी पहली बार शादी हो रही हो। ऐसा हाल तो मेरी पहली शादी में भी नहीं था। तब तो सब कुछ नॉर्मल था, तो अब क्यों डर लग रहा है मुझे? तभी मैंने अर्थ की मम्मी की आवाज सुनी और अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। शायद उन्होंने 2 बार मुझे पुकारा था। वाओ बेटा, आओ बहो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और उन्होंने मुझे अर्थ के पास बिठा दिया। अब तक एक भी बार गलती से भी उसकी ओर नहीं देखा था। लेकिन लड़की हूं यार, हमारी सिक्स सेंस बहुत तेज चलती है। बहुत अच्छे से पता लग जाता है जब कोई घूर रहा हो। और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर रहा था, अर्थ। जिस पल से मैं उसकी नजर में आई थी, उसकी नजर मुझसे हटी ही नहीं थी। मन में सोचा, बेटा बेहतर है कि तू देखे ही मत उसे। लग रहा है टेम्पर हाई है उसका। कभी तो कोई कुछ बोल रहा है, सबको इग्नोर कर रहा है जैसे बहरा हो वो। सब लोग हंस रहे थे, बातें भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो बस म्यूजिक सुनाई दे रहा था और चाय की याद आ रही थी। उसे इग्नोर भी तो करना है, सोच ही रही थी कि तभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मेरे और करीब आ गया था। हमारे चेहरे लगभग छू रहे थे और मैं अचानक से थोड़ा पीछे हट गई, थोड़ी सी दूरी के लिए। लेकिन नहीं, उसे तो कोई शर्म लिहाज है ही नहीं और पास आ गया। और फिर उसकी आवाज, चमगादड़। हाँ, उसने बहुत धीरे से कहा ताकि बस हम दोनों ही सुन सके। और मेरे होश ही उड़ गए। अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। गुस्से में लग रहा है। मेरा चेहरा उसकी नजदीकी से लाल हो गया था। आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। शरीर में रोंगटे खड़े थे। माथे पर पसीना छलकने लगा था। धड़कन तो मेरी थी ही नहीं। लग रहा था जैसे किसी साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाने के लिए हायर कर लिया हो, फुल स्पीड में। और हाथ कांप रहे थे। क्या है ये? मैंने कुछ नहीं कहा। जरूरत ही नहीं लगी मुझे। सारी हिम्मत पता नहीं कहाँ उड़ गई। काश चाय पी ली होती तो ऐसा नहीं होता। फिर बताती मैं इसे। शायद अब कुछ ना बोले ये। इतने में उसने फिर से बोला। कोशिश कर रहा था आंखों में देखकर बोलने की, लेकिन मैंने मुंह और नजर दोनों नीचे कर ली। बिल्कुल नहीं देखूंगी अभी तो। क्या हुआ? अपने चमगादड़ को देखोगे भी नहीं? देख लो, कहीं किसी से टकरा के तो नहीं आ गया हूं। चमगादड़ हूं ना, दिन में दिखता जो नहीं है। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। उसकी बात सुनकर थोड़ी हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। लेकिन लगता है उसका सब्र अब खत्म हो रहा था। तो उसने फिर बोला पूरे अधिकार के साथ, मेरी आंखों में देखो अभी। और न जाने क्यों एक सिहरन मेरी लीर में दौड़ गई। उसकी आवाज में कुछ तो था यार, कुछ तो था जो मेरे साथ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पेट में तितलियों ने घर बसा लिया हो। और बिना एक सेकंड गवाए मैंने उसकी आंखों में देखा। ओह, वो आंखें बिल्कुल आधी रात जैसी काली, मुझे एकटक घूर रही थी। और जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गईं। और बात ये है कि वो हिला तक नहीं, उसकी नजरें भी नहीं। हम दोनों जैसे कहीं खो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्मोहित हुआ या मैं, या फिर दोनों। मुझे लगता है कि उसने सम्मोहित कर लिया था। चमगादड़ है ना, हो सकता है उड़ते उड़ते किसी तांत्रिक के पास पहुंच गया होगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि हिल जाऊं, भाग जाऊं, कुछ बोलूं, अपनी धड़कनें शांत करूं, खुद को सामान्य महसूस करूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं। तभी एक जोर की सख्त आवाज ने हम दोनों को इस प्रेम प्रसंग से बाहर खींच लिया। पर हमारी नजरें जाकर पंडित जी पे पड़ी, जो हमारे सामने खड़े थे, हाथ में पूजा और रस्म की थाली लिए। और हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम दोनों ने उनके सामने ही कोई पाप कर दिया हो। सोच रहे होंगे कितने बेशरम बच्चे हैं आजकल के।
कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। मैंने तुरंत शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। लाल तो मैं पहले ही हो चुकी थी। अब लग रहा था आग बनकर फट भी जाऊंगी। लेकिन भाई जो भी हो, इस लड़के ने तो कंफर्म बेशर्माई में पीएचडी कर रखी है। पंडित जी को ऐसे गुस्से में घूर के देख रहा था जैसे उन्होंने उसकी जमीन हड़प ली हो। कोई नहीं, अब तो पता है फंस गई हूं मैं। फिर उन्हीं सबके बीच सगाई की रस्में शुरू हुई। वो अब भी मुझे देख रहा था, लेकिन अब मैंने नहीं देखा। चिल्लाने दो उस कैमरा वाले को। बेचारा सोच रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। तिलक हुआ, पूजा हुई। जब अंगूठी पहनाने का नंबर आया तो मैंने उसकी उंगलियों की तरफ देखा और पहनाई, लेकिन उसे नहीं देखा। पर जब उसने मुझे अंगूठी पहनाई और मेरी उंगलियां थामी, मैं कांप गई। उसके हाथ गर्म थे। उसने मेरी उंगलियां कस के पकड़ी, ऐसे पहनाई जैसे उसे कोई रुचि ही नहीं हो। क्या वो गुस्से में था? लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। जब सबने जोर दिया तो बिना दिल से, जैसे कोई सामान्य इंसान होता है वैसे ही फोटो भी क्लिक करवा ली। सच बता रही हूँ, सारी ताकत लग गई एक पत्थर बनकर फोटो खिंचवाने में। बाकियों से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसी की तरफ नहीं देख सकती मैं। वो कुछ अलग ही नजर से देखता है मुझे। गलत नहीं, लेकिन किसी और ही अंदाज से। शायद जैसे मैं उसकी शिकार हूं और वो मुझे खाना चाहता हो। और मैं बस एक नजर में पिघल गई थी, जैसे वो कोई जादू हो। सम्मोहित, खोई हुई, जैसे कोई पहली बार प्यार में पड़ा हो। मेरा शरीर कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जैसा कभी पहले नहीं किया, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी पहली शादी में भी नहीं। क्या ऐसा सच में होता है जब आप बहुत समय अकेले रहते हैं, जब आपकी जिंदगी में लड़कों की या उनके स्पर्श की कोई मौजूदगी नहीं होती? पता नहीं, लेकिन हाँ, आप डरने की असली वजह है मेरे पास। अर्थ ने भी मुझे कुछ नहीं बोला उसके बाद, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसका मुंह फूला हुआ है। लेकिन मुझे क्या, अच्छा ही है मेरे लिए तो। क्योंकि जब बिना नाराज हुए इस इंसान ने मुझसे एक भी बार फोन तक नहीं किया पिछले लगभग 1 महीने में, तो अब तो नाराज है। अब तो कोई चांस ही नहीं। सीधा शादी पर ही 4 महीने बाद बात करेगा। देखो, उसका बात ना करना मेरे फेवर में ही है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ये तो लड़का है और वो भी इकलौता, तो ये आराम से मना कर सकता था शादी के लिए। फिर इसने मना क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी वजह, मैं तलाकशुदा हूँ। इसने तो जानबूझकर अपनी सगाई तोड़ी थी। इसकी तो पहली शादी ही है। फिर क्यों ये और इसके मम्मी पापा भी तैयार हो गए? कोई शक नहीं, इकलौता बेटा स्मार्ट और अमीर भी है। ये तो जिस लड़की पे हाथ रखे वो इसकी होने को तैयार हो जाए। फिर कौन सा इसका पिछले जन्म का प्यार हूं मैं, जिसे ये इस जन्म में पाना चाहता है? चाहे जो भी वजह हो इसकी मुझसे शादी करने की, लेकिन प्यार जैसी चीज हम दोनों के आज पास भी नहीं है। डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है ये, बहुत। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अब सब लोगों के जाने का वक्त हो रहा था। सबने मुझसे बातें की और मैंने भी सबको अच्छे से रिप्लाई किया। बस कुछ अर्थ के रिश्तेदार थे जिन्हें शायद ये रिश्ता समझ नहीं आया, क्योंकि ना ही हम रिच थे और ना ही मैं अनमैरिड। बस एक बात ने मुझे शांति दी कि जब भी कोई कुछ ऐसा वैसा बोल रहा था मुझसे या मेरी फैमिली से, तो आद के पापा मम्मी उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। उन्होंने एक भी बार गलती से भी मेरी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश तक नहीं की। वरना मैं तो शादी जाए भाड़ में पहले इन्हें ऐसा सबक सिखाती कि जिंदगी में याद रखते कि मेरी जैसी लड़की से मिले भी थे कभी। फिर कभी किसी की फैमिली की इंसल्ट करने की सोचते भी नहीं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसाते हैं। मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों से दूर ही रहना पसंद है। सभी ने खाना खाया। मुझे भी बोला गया साथ में खाने के लिए, लेकिन मैंने ये बोल के बात टाल दी कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और पहले चाय पीऊंगी। खाने का मन नहीं है। तो फिर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोग मुझे छोड़ के खाने चले गए। मुझे सच में चाय चाहिए। मैं भी मम्मी से पूछ के
अपने रूम तरफ चली गई, ये बोल के कि जरूरी है, सिर दर्द हो रहा है, बस एक कप चाय पी के वापस आ जाऊंगी जल्दी से। मम्मी ने भी मेरे लिए एक चाय का ऑर्डर दे दिया। मैं अपने रूम में गई और बेड पे लेट गई। सिर दर्द भी हो रहा था। मैं अकेली थी तो सोचा थोड़ी देर शांति से लेट जाती हूँ, फिर वापस भी जाना है उन लोगों के लौटने से पहले। तभी एक आवाज आई। मेरा रूम ओपन हुआ था, शायद चाय लाया होगा कोई। मैंने कुछ नहीं बोला, आंखें बंद किए पड़ी रहीं। बस कुछ मिनट्स बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेड पे आया हो। मैंने तब भी कुछ नहीं किया। हो सकता है कोई चिल्लर हो या कोई सामान लेने आया हो, क्योंकि मेरे रूम में सबके इम्पोर्टेंट सामान भी रखा गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मुझे चीखने पे मजबूर कर दिया, पर मैं चीख पाती इससे पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया। अब वो मेरे इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें मेरे मुंह पर आ रही थी, ऑलमोस्ट किसिंग मी। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैं डरी हुई थी, जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैंने पूरी एनर्जी से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर नहीं, उसका हाथ हिला तक नहीं, और ना ही वो। मैं तो इसे जान से मारने वाली हूं। इसकी हिम्मत कैसे हो गई? समझता क्या है ये खुद को? मैंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं कर रहा था, बस मुझे देख रहा था, करीब से। उसकी आंखें मानो मेरे पूरे चेहरे को स्कैन कर रही हूं, स्पेशली मेरे होठों को। एक साइड स्माइल थी उसके चेहरे पे, मानो मेरे जवाब का बदला ले रहा हो, और अपनी जीत की घोषणा। मेरी नजर एक भी सेकंड के लिए उसकी आंखों से नहीं हटी। मैं सच में डरी हुई थी। इन लड़कों का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो कभी कोई भी लड़कों को कुछ गलत नहीं बोलता, सिर्फ लड़कियां ही गलत होती हैं, और यहाँ पे भी मैं ही गलत होंगी, ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैं ऑलमोस्ट ना के बराबर रोती हूँ। मुझे रोना नहीं आता, लेकिन जब भी इमोशनल हुई हूँ या रोई हूँ तो आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं, और अभी मुझे पता था कि मेरी आंखें रेड हो गई होंगी। और अचानक जैसे ही उसने मेरे होठों से हटकर मेरी आंखों में देखा, उसकी स्माइल गायब हो गई। वो सीरियस हो गया और बस एक साइलेंस रहने का इशारा किया और सौम्यता से धीरे से बोला, तुम्हारी चाय। मैं स्तब्ध थी। कुछ सेकंड्स तक तो समझ ही नहीं पाई। क्या क्या कहा इसने? चाय? इससे किसने कहा मेरी चाय के बारे में? क्या ये सच में मेरी चाय लेकर आया था या बस यूं ही घुस आया? जो भी हो, ये बेहुदा हरकत थी, अस्वीकार्य। वो धीरे धीरे पीछे हटा, अपना हाथ हटाते हुए, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मेरे होठों पर ही टिकी थीं। मैं उसे देख रही थी, चौंकी हुई, हैरान, गुस्से में और बिल्कुल हाफती हुई। मैं हिली तक नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। कोई जल्दी नहीं थी उसे, मानो इस पल को महसूस कर रहा हो, मानो चाहता हो कि ये पल हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए, मिटे नहीं, धुंधले ना हो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने हल्का सा उसे पीछे धकेला, अपना हाथ उसके सीने पर रखा, ना चाह कर भी। मेरे हाथ की उंगलियां जब उसके सीने से टकराईं तो एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं छुआ था, ना इतना करीब महसूस किया था। उसका सीना सख्त था, लेकिन सांसें बहुत गहरी, तेज और बहुत अनियमित, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो और छुपा रहा हो। जैसे उस सीने के पीछे कुछ और चल रहा हो, कुछ जो मैं नहीं समझ पाई। वो बहुत धीरे चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी मदद कर दूं, पर कोई असर नहीं हुआ। पर वो वहीं ठहरा गया, बिल्कुल नहीं हिला। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे रही थी। मेरा डर अब गुस्से में बदल रहा था, और गुस्सा उलझन में। क्या जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या उसे मेरी कोशिश महसूस ही नहीं हो रही? मैंने थोड़ी और ताकत से उसे धक्का दिया, फिर भी कोई हरकत नहीं। अब मैं कुछ कहने ही वाली थी, शायद वो सुन ले, लेकिन मेरे होठों तक आते शब्द वहीं रुक गए जब उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं, जैसे अभी बाहर गिर जाएंगी।
वो बारी बारी मेरी आंखों और होठों को देख रहा था। मेरा हाथ अब भी उसके सीने पर था, उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश में। क्या खाता है ये? मैं इसे जरा भी हिला क्यों नहीं पा रही? फिर उसने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, ना बोलो। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सब मेरी पहुंच से बाहर था, मेरी आवाज, मेरी ताकत, सब। अगर मैं चीखती भी तो शायद कोई तुरंत नहीं आता। सब बाहर थे, खाना खा रहे थे, गपशप में लगे थे और म्यूजिक भी तेज बज रहा था। फिलहाल मुझे इसे सहना पड़ेगा, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। मैं कांपते हुए बहुत हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी और तभी वो पूरी तरह पीछे हट गया। मैंने बिना वक्त गवाए आधे शरीर को उठाया और पीछे हटकर बेड के हेडबोर्ड से खुद को चिपका लिया। डर से अपने पैरों को कसकर अपनी सीने से लिपटा लिया, जैसे वो कोई अपराधी हो, मुझे मारने आया हो। वो चुपचाप रहा, ना कुछ कहा, ना कोई हरकत की, बस मुझे एकटक देखता रहा, बिना किसी साफ इरादे के। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। फिर वो उठा और सीधा उस टेबल की ओर गया जहां मेरा पसंदीदा चाय का कप रखा था। उसने कप उठाया और मेरी ओर बढ़ा और मुझे ऑफर किया, जैसे बहुत शरीफ बन रहा हो। कुछ मिनट पहले मेरे ऊपर नहीं झुका था क्या? मैंने कप नहीं लिया। इस लड़के पर कोई भरोसा नहीं। क्या पता चमगादड़ कहने पर इतना बौखला गया हो कि अब चाय में जहर मिलाकर मुझे मार ही डाले। नहीं, जिंदगी में पहली बार चाय से मना कर रही थी। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं मरने से डरती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाय को अच्छे से एंजॉय करने के बाद टेंशन फ्री होकर मरना चाहती हूँ, ना कि चाय की उल्टी करते हुए। चाय है वो मेरी, बहुत प्यार और इज्जत करती हूँ मैं उसकी, इसलिए नहीं पी। मैंने बस चाय की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में, थोड़ी डरी हुई। फिर उसने धीरे से कहा, एक साइड स्माइल के साथ, शायद मेरा ख्याल पड़ लिया था, पी लो। पी लो, जहर नहीं है इसमें। तुम्हें मारने के लिए शादी नहीं कर रहा हूं मैं। उसे कैसे पता चला कि मैं जहर के बारे में सोच रही थी? कुछ गलत नाम नहीं दिया मैंने इसे। ये सच में चमगादड़ है। ये मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है। जब मैंने तब भी कुछ नहीं कहा तो एक्शन में आ गया। ओह, तो अब तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा, हाँ? मेरी आंखों में देखते हुए मेरा कप अपने होठों तक लाया और एक सिप चाय पी ली। मैं पूरी तरह से शॉक में थी। मुंह अपने आप खुला रह गया और मैं बस उसे देखती रह गई। इसने मेरी चाय पी ली, वो भी मेरे ही कप से। हाउ डेयर ही! लेकिन जब तक मैं कुछ कहती, वो बोल पड़ा। देखो, कोई जहर नहीं है, बहुत टेस्टी है। ये लो, अब तुम भी पी लो इसे। क्या? मैं और उसकी झूठी चाय पीऊं? मैं कभी किसी की झूठी चीज नहीं खाती पीती। मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। जाओ यहां से अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें परमिशन किसने दी? किसने बताया तुम्हें मेरे रूम और मेरी चाय के बारे में? वो कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, जैसे कोई अवार्ड जीतने वाला हो और स्टेज पे खड़ा हो। बड़ा बेशर्म है। मैंने दोबारा गुस्से में जोर से कहा, जाओ यहां से, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, शोर मचाओगी? सबको अपने कमरे में बुलाकर बताओगी कि क्या हुआ और कौन गलत है? तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती कि लोगों को न जानो। कोई किसी की हमदर्दी के लिए नहीं होता, सिर्फ एक टॉपिक चाहिए होता है गॉसिप के लिए। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं और बहुत जल्द तुम्हारा पति भी बनने वाला हूं, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी नहीं, मेरी भी हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए चाय लाया हूं। लोगों को ये सब रोमांटिक ही तो लगता है ना? मैं चुप हो गई। कहने को कुछ था ही नहीं। वो गलत नहीं कह रहा था। ये दुनिया और लोग ऐसे ही है। लफ्जों के लिए तो एक बार अगर किसी को स्माइल कर दो तो वो रोमांटिक लगने लगता है, और अगर कोई बहस हो जाए तो गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है।
उसने आगे कुछ नहीं कहा और मैंने भी नहीं। फिर उसने फिर से कप मुझे ऑफर किया, लेकिन मैंने सिर ना में हिला दिया। वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर मैंने ही कहा, मैं किसी का झूठा नहीं खाती पीती और तुमने मेरी चाय झूठी कर दी। अब इसे तुम ही पी लो, मैं और मंगा लूंगी। इस पर उसने अपनी भौएं उठाईं और हल्की सी हंसी के साथ कहा, उसकी स्माइल, उसकी हंसी, सब कातिल हैं यार। तुमने इसे एक बार रिजेक्ट करके मुझे मजबूर किया, तुम्हें प्रूफ देने के लिए। मैंने तो अभी सिर्फ सिप ही लिया है। झूठी नहीं हुई, तुम इसे पी सकती हो। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे फेवरेट कप से मेरी ही चाय पियो। ओह, तुम्हारा फेवरेट कप। तुम मुझे फिर मजबूर कर रही हो। और यकीन मानो, तुम्हारे साथ मेरा पेशेंस थोड़ा कम है, तो अब इसे पी लो, नहीं तो मैं पिलाऊंगा। और मुझे पता है, तुम्हें वो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम झूठा नहीं पीती ना, इसलिए। क्योंकि मैं तुम्हें किस करके ये चाय पिलाऊंगा। अब अगर तुम्हें किस चाहिए, तो तुम मुझे डायरेक्टली भी बता सकती हो। और यकीन मानो, मैं सिर्फ तैयार नहीं हूं, मर रहा हूं तुम्हारे उन होठों को छूने के लिए, उन्हें किस करने के लिए। उसकी ये बेशरम बातें सुनकर मेरा मुंह वैसे ही खुला जैसे मैं पूरा का पूरा लड्डू खाने वाली हूं। मैंने तुरंत शर्म से अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। हाय, मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। मैं इतनी गर्म महसूस कर रही थी जैसे किसी ने मुझे तवे पर रख दिया हो। मेरी धड़कनें तो रॉकेट बन ही गई थी और मेरा पेट एक अजीब सा एहसास दे रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ फील नहीं किया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मुझे बुखार हो गया है। लेकिन फिर एक पल में ही मैं अपनी शर्माई हुई दुनिया से बाहर आई। ये अर्थ के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इतना बेशरम बोल तो वही हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छुए, मैंने आंखें खोली और तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो फिर से मेरे पास आ गया था। वो वहीं रुक गया और मेरे हाथ की ओर देखा, जो उसकी शर्ट के कपड़े को लगभग छू ही रहा था, लेकिन उसे नहीं। और मैंने बिना कुछ कहे इशारे से उससे कप मांग लिया। उसने एक बड़ी सी स्माइल की, दांत दिखाते हुए, जैसे जीत का जश्न मना रहा हो। उसने आराम से मुझे कप दिया। हमारी उंगलियां जरा सी टच हुई और मैंने जल्दी से कप छीन लिया। कोई मौका नहीं देना इस लड़के को। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी मुझसे नहीं हटी। मैंने आराम से कप होठों तक लाया और एक सिप लिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और आराम से आंखें बंद करके करते हुए सुकून महसूस किया। हाँ, यही जादू है चाय का। ये मुझे हर मुसीबत से निकाल देती है। वो सुकून देती है जो मुझे कभी कोई और नहीं दे सकता। और मैं अपनी सारी मुसीबतें भूल जाती हूँ। मैंने और सिप्स लिए, जल्दी में। चाय तो अब ज्यादा गर्म बची ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, तो वो फिर उन आंखों से मिल गईं, जिनका पूरा ध्यान अब भी सिर्फ मेरे होठों पर था। पहले कभी किस किया है? मैं शौक में खांसने लगी और उसने तुरंत मेरे हाथ से कप ले लिया ताकि वो मुझ पर गिर ना जाए। मैं अब भी बुरी तरह खांस रही थी, तो वो तुरंत उठा और वाइप्स ले आया मदद के लिए। अब मेरी आंखों में खांसी की वजह से आंसू थे और सांसें थमी थमी सी थीं। मैंने जल्दी से वाइप लिया और मुंह पोंछा और धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश की। ये किस चीज से बना है? क्या है? कौन है? कहाँ से आया है ये? कौन ऐसे पूछता है? खास तौर पर उस इंसान से जिससे कभी बात तक नहीं हुई, जिसे जानती तक नहीं। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं। मैं अब भी धीरे धीरे खांस रही थी। वो मेरे पास थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब भी देख रहा था, उत्सुकता से, थोड़ा हैरान, थोड़ा खुश और कुछ कुछ बेकाबू सांसों में।
मेरी प्रतिक्रिया से वो साफ तौर पर मुस्कुराता हुआ लग रहा था। सीरियसली? मैं उसकी गहरी, भारी सांसों की आवाज साफ-साफ सुन सकती थी, जैसे वो खुद को किसी चीज से रोक रहा हो, जो वो करना चाहता हो अभी इसी पल एकदम। लेकिन क्या? मार डालेगा क्या? लेकिन क्यों? मैंने तो चाय पी ही ली जब उसने किसका धमकी दी। अब और क्या मांग सकता है? मैं उसी की गहरी निगाहों के नीचे अपने ही ख्यालों में खो गई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची और बिना पीछे देखे जल्दी से कमरे से निकल गया। मैं हैरान थी, फिर भी एक अजीब सी खुशी से भर गई थी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और दौड़कर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। ये सब 10 मिनट से ज्यादा का नहीं था। मैं वापस अपने बिस्तर पर गिर गई। लगातार सोचती रही, अभी अभी क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने फिर चाय की तरफ देखा, लेकिन नहीं, अब नहीं चाहिए। ये उसकी झूठी है। मुझे लगता है मैं अब सच में उसकी उस चमगादड़ की तंत्र विद्या फंस रही हूं। नहीं, अब और रिस्क नहीं। मैं चाय तभी पीऊंगी जब ये फंक्शन खत्म होगा और उनकी तरफ से कोई नहीं बचेगा। मैंने आंखें बंद की और दिल को शांत करने की कोशिश की। फोन में म्यूजिक चला लिया। चलो, जितना भी वक्त बचा है उसे थोड़ा भूल कर एंजॉय करते हैं, जब तक कोई मुझे वापस लेने नहीं आ जाता। मेरी नींद खुली। एक सेकेंड, नींद खुली? मैं सोई कब? ओह माय गॉड, मेरी एंगेजमेंट। शिट, कितना टाइम हो गया मुझे इस रूम में। सब लोग क्या सोच रहे होंगे? कैसी लड़की है, आराम फरमाने चली गई जब सारे रिश्तेदार अभी भी यहीं हैं। अबे यार, ये क्या हो गया मुझसे? और कोई लेने भी नहीं आया। यार जगा देते, अगर सो भी गई थी तो। ये सब सोचते हुए मैंने बिना फोन का टाइम देखे सीधे दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया और जल्दी से गेट खोला। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब शांत पड़ा है। मैं सपना देख रही हूँ क्या? लगता है उसकी झूठी चाय से वशीकरण हो गया है मुझ पर सब लोग कहाँ हैं? चले गए क्या? लेकिन ऐसे कैसे? इम्पॉसिबल है। बिना मुझसे मिले कोई कैसे जा सकता है? ये तो दुनिया के हर कोने का रूल है ना, कि जाते वक्त कम से कम एक बार उस इंसान से मिलकर जाते हैं जिससे शादी होने वाली हो। तो फिर मुझे कैसे छोड़ दिया? मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया कोई? और मेरे फैमिली में से भी कोई क्यों नहीं आया मुझे बुलाने? मैं सोई ही गई थी ना, मरी तो नहीं थी कि अगर कोई बुलाने आता तो मैं उठती ही नहीं। यार, आज मेरी वजह से बहुत इंसल्ट हो गई मेरी फैमिली की। फिर मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ ने, उसने सबको बता दिया हो कि क्या हुआ? मतलब कल्प्रिट मुझे बताकर? क्योंकि गुस्से में तो वो लग ही रहा था, जिस तरीके से वो रूम से निकला था। उसने क्या क्या उल्टा सीधा बोला होगा मेरे बारे में। कहीं उन सब बातों पर यकीन करके उसके घर वालों ने रिश्ता तो कैंसिल नहीं कर दिया? मैंने पॉसिबिलिटी के डर से अपने सीने पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था और हेडेक भी कुछ कम नहीं हुआ था। कहीं इसी वजह से तो कोई मुझे बुलाने नहीं आया। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा के पास किस मुंह से जाऊं? क्या बोलूं उन्हें? कैसे बताऊं कि सच्चाई क्या है? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे घर वाले पहले से ही जानते थे कि मुझे शादी में यकीन नहीं है और ना ही शादी करना मेरे मन में था। लेकिन सिर्फ उन्हें मेरी टेंशन न रहे इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था कि वो जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन को प्रेफ़रेंस दी, उसका सम्मान किया। इसीलिए कई बार उन्होंने खुद ही रिश्तों को मना कर दिया। लेकिन आज जो हुआ, इस रिश्ते को लेकर उसने
सब कुछ बदल दिया। अब मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरी शादी के लिए किसी से बात तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब उन्हें ही गलत बोलेंगे। ये सब कैसे हो गया? काश मैं कभी अपने रूम में आई ही ना होती, कभी अर्थ को जाने के लिए नहीं कहती, तो ये सब कभी नहीं होता। मैं सीढ़ियों पे बैठ गई और मेरी आंखें भर आईं। मेरी लाइफ में चाहे जो भी हो, मैं अपने पेरेंट्स को मेरी वजह से रोते हुए, इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैं धीरे-धीरे रोने लगी। मुझे इतना पता लग रहा था कि नाइट हो चुकी है, शायद आधी रात से ज़्यादा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं टूटी सी उठी और वापस अपने रूम में चली गई। मैंने रूम लॉक किया। जैसे ही मुड़ी तो मेरी नज़र मेरे चाय के कप पे पड़ी और मुझे और तेज तेज रोना आने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने पैरों पे गिर गई और पैरों में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो ऐसा वक्त था जब मैं भूली थी, लेकिन भूलना नहीं चाहिए था। मुझे चाय चाहिए थी, लेकिन नहीं, अब वो भी मुझे इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकती। मेरा म्यूजिक मुझे शांत नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने उस वक्त रोते हुए बस अपने भगवान से बोला, मुझे मेरे रूम पे वापस भेज दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं लायक नहीं हूँ। और मैं और जोर-जोर से पागलों की तरह रोने लगी। मैं जाने कब तक रोती रही। मेरी आंखों में डार्कनेस होने लगी थी। उन्हें इचिंग हो रही थी। हेडेक इतना बढ़ गया था कि मानो मेरा सिर फट जाएगा। कुछ ठीक से ना खाने-पीने की वजह से वीकनेस भी लग रही थी। मैंने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए। बस यूं ही आंखें खोली और रह रहकर रोते हुए पूरी रात निकाल दी। कितने ही सवाल मेरे दिमाग में आए। कल क्या होगा? वो लोग क्या पूछेंगे? क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कैसे? और ना जाने क्या-क्या। और इन सब के बीच में थक कर फिर सो गई, बिना वक्त देखे। अगली सुबह मेरी नींद तब खुली जब मेरी जेलर्स कजिन्स मेरा दरवाजा पीट रही थी खोलने के लिए। नहीं चाहिए मुझे कोई भी, जाओ यहाँ से, मैंने धीरे से खुद से कहा। जब मैंने तब भी गेट नहीं खोला तो मेरी बड़ी दीदी की आवाज आई, अंतरा, गेट खोल। तू कितना सोएगी? कल से सो रही है? अभी भी नींद नहीं पूरी हुई तेरी? अब कोई चारा नहीं था। लेट्स फेस द ट्रूथ। मैंने उठकर गेट खोला और सब अंदर आ गए। सीरीज 2 Hidden Feelings, Second Marriage or a Contract is complete. Series 3 Impossible to be continued. हमारी इस अजीब सी प्रेम कहानी को पूरी तरह सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और समर्थन देना ना भूलें। आप अपनी हर एक राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मुझे मेरी कहानियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हर प्रोफेशनल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।